ये कहानी है नीम खेड़ा नाम के एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वो था गांव का पुराना सब स्टेशन। अरे भाई, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया और अब ये बिजली भी गुल हो गई। समीर, जो शहर से इस गांव में बिजली की व्यवस्था सुधारने आया एक युवा इंजीनियर था, तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की हंसने बोलने की आवाजें आईं। वो बाहर निकला। गांव का एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। समीर उन लोगों के पास गया। रामू काका, ये रोज का क्या झमेला है? शाम होते ही पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है क्या? मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, जैसे ही अंधेरा होता है बिजली काट दी जाती है। आओ बेटा समीर, बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर ये गांव डर की आहट सुनकर चलता है। यहाँ बिजली हम नहीं काटते, यहाँ की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। हाँ साहब, बिजली आएगी तो सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। क्या काका, आप भी अंधविश्वासों में पड़े हैं? मैं कल सुबह ही उस पुराने पावर हाउस जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। हो सकता है कोई तार ढीला हो या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया हो। समीर की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी मजाक अचानक एक डरावनी खामोशी में बदल गया। बेटा, तुम यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, पर एक बात गांठ बांध लो, उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वो रास्ता उस कुएं के पास से होकर गुजरता है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। वहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलने लगती हैं। काका, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा और आप देखेंगे कि शाम को पूरा गांव रोशनी से जगमगाएगा। समीर वहां से पैर पटकता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले आलसी हैं और काम न करने के बहाने बना रहे हैं। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। बाहर हवा तेज होने लगी थी। खिड़की के पुराने शीशे खड़खड़ा रहे थे। समीर ने सोने की कोशिश की, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पैर चल रहा हो, जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में टहल रहा हो। समीर उठा। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, सिवाय दूर जलती हुई एक अकेली मशाल के, जो गांव के आखिरी छोर पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा शायद कोई ग्रामीण होगा। वो वापस आकर लेट गया, पर जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। समीर हड़बड़ाकर उठा। पूरा कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, पर तभी उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुईं। समीर बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर फिर से वही 3 दस्तकें हुईं। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और नजदीक थी। समीर ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था मानो उसमें खून की एक बूंद भी न बची हो। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि ये सरकारी क्वार्टर है? साहब, माफ करना, मेरा नाम सोमेश है। मैं पास के ही खेत वाले घर से आया हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारिश में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं। आपके पास दवाइयाँ होंगी,
कृपया मेरे साथ चलिए। समीर को एक पल के लिए अजीब लगा, पर एक बेबस बेटे की पुकार सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसे रामू काका की बातें याद आईं, पर उसने सोचा कि शायद कोई वाकई मुसीबत में है। देखो सोमेश, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बिजली का काम देखने आया हूँ। पर हाँ, मेरे पास प्राथमिक उपचार की किट है। तुम डरो मत, मैं लेकर आता हूँ। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? नहीं साहब, बस उस पुरानी पगडंडी के पार, जहाँ वो पुराना कुआं है। हम पगडंडी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बस आप जल्दी चलिए साहब, वक्त बहुत कम है। समीर अंदर जाकर कुछ दवाएं अपनी जेब में डाल लीं और सोमेश के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे क्वार्टर से बाहर निकले, सन्नाटा और गहरा हो गया। गांव की गलियां सुनसान थीं। सोमेश आगे आगे चल रहा था और अजीब बात यह थी, सोमेश के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। समीर को अपनी भारी चप्पल की आवाज सुनाई दे रही थी, पर सोमेश जैसे हवा में तैर रहा हो। वे धीरे धीरे उस पुराने सब स्टेशन वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। सोमेश, तुम लोग इस सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहाँ तो बिजली के खंभे भी पुराने हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था। साहब, हम वहाँ रहते नहीं हैं, हम वहाँ बंधे हुए हैं बरसों से। उस कुएं ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। तभी अचानक समीर को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। उसे लगा कोई जानवर होगा, पर तभी उसे इंसानी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और शिकार, आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है। सोमेश, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो तो बस भटके हुए लोग हैं। हम पहुंच गए हैं। देखिए, वो रहा मेरा घर। समीर ने सामने देखा। एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा हुआ था। समीर जैसे ही उस घर के आंगन में पहुंचा, उसे एक बहुत तेज सड़न की बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज महीनों से वहां मरकर सड़ रही हो। साहब, अंदर चलिए, माँ अंदर इंतजार कर रही है। और याद रखिएगा, अंदर जो भी देखें घबराइएगा मत, वो बस हमारी मजबूरी है। समीर का मन कह रहा था कि यहां से भाग जाए, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंदर का नजारा देखकर समीर के हाथ पैर कांप गए। कमरे के कोने में जहां मकड़ी के जालों और धूल की एक मोटी परत जमा थी, कमरे के अंदर की हवा इतनी भारी और बदबूदार थी कि समीर को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो सड़न की महक अब असहनीय हो चुकी थी। एक पुरानी लकड़ी की खाट बिछी हुई थी, जिस पर एक सफेद चादर से ढकी हुई आकृति लेटी थी। सोमेश, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी बदबू क्यों है? और ये तुम्हारी माँ, क्या ये सो रही हैं? कमरे में कोई जवाब नहीं आया। सोमेश, जो अभी तक समीर के ठीक बगल में खड़ा था, अब गायब हो चुका था। तभी खाट पर लेटी हुई उस आकृति में हलचल हुई। चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और एक अत्यंत बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें धसी हुई थीं और रंगत बिल्कुल राख जैसी थी। उसने अपनी सूखी और पीली आंखें खोलीं और सीधे समीर की ओर देखा। आ गए बेटा? सोमेश कह रहा था कि शहर से कोई नया साहब आया है जो गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरा अंधेरा भी दूर कर दोगे? समीर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके नाखून काले और लंबे थे और उसकी खाल हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे वो कोई कंकाल हो। जी माँ जी, सोमेश ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है। उसे बुलाइए, मैं दवाइयाँ लाया हूँ। दवाई? अब दवाइयों का वक्त गुजर चुका है बेटा। अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। देखो बाहर उस खंबे को। वो खंबा आज भी प्यासा है। बाहर वही टूटा हुआ खंभा जो सोमेश के घर के बाहर गिरा था, अब अजीब तरह से चमक रहा था। अचानक कमरे की दीवार पर सोमेश की परछाई दिखाई दी।
पर सोमेश वहां खुद मौजूद नहीं था। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया। ये कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। 2 साल पहले जब ये खंभा गिरा था, तब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने बिजली काटने की कोशिश नहीं की। मैं यहाँ तड़पता रहा। मेरी माँ मुझे बचाने आई और वो भी इसी नीली बिजली की चपेट में आ गई। तो तुम लोग मर चुके हो। सोमेश, मुझे जाने दो। मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर उस सिस्टम का है जिसने हमें भुला दिया। पर आज रात वो खंबा फिर से जिंदा होगा। उसे एक बलि चाहिए ताकि गांव की बिजली हमेशा के लिए लौट सके। मेरी मां को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इस खंभे को अपने हाथों से छुएगा और सारा करंट अपने अंदर सोख लेगा। समीर समझ गया कि सोमेश उसे बचाने नहीं बल्कि एक रूहानी सौदे के लिए यहां लाया है। वो बूढ़ी औरत अब समीर के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके मुंह से निकलने वाली ठंडी भाप समीर के चेहरे को छू रही थी। डरो मत बेटा, बस एक बार उस तार को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। सारा गांव रोशनी से नहा उठेगा। क्या तुम एक नेक काम नहीं करोगे? तभी अचानक समीर को ऐसा लगा जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि किसी कब्र के अंदर खड़ा है। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। नहीं, ये झूठ है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। मुझे छोड़ दो। जैसे ही समीर ने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि सुमेश और उसकी माँ उसके सामने खड़े होकर उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। तभी बाहर से एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे घर में एक नीली रोशनी फैल गई। समीर ने देखा कि सोमेश का हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। समीर की सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। वो कमरे के एक कोने में दुबक गया था। सोमेश का हाथ, जो किसी ठंडी बर्फ की सिल्ली जैसा था, समीर की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि समीर के मुंह से निकलने वाली भाप उसे साफ दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ी औरत खाट पर बैठी बैठी अब किसी बेसुरी आवाज में रोने लगी थी, पर वो रोना दुख का नहीं बल्कि एक भूख का था। सोमेश, रुक जाओ। तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ के लिए मदद चाहते हो। क्या किसी बेगुनाह की जान लेना ही तुम्हारी मदद है? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम में और उन गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? समीर की बात सुनकर सुमेश का हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए दर्द की चमक दिखाई दी, पर अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसी कठोर हो गईं। घर की दीवारों से अब गीली मिट्टी झड़ने लगी थी और खिड़कियों के बाहर वही नीली बिजली अब और तेज कड़क रही थी। साहब, यहाँ कोई बेगुनाह नहीं है। खामोश रहना भी एक जुर्म है। जब मेरा दम घुट रहा था, तब सब अपने घरों में दिए जलाकर बैठे थे। आज तुम्हें उस बिजली को महसूस करना होगा जिसने हमारे सपनों को जलाकर राख कर दिया। अचानक घर का दरवाजा, जो अभी तक पत्थर की तरह जमा हुआ था, खुद ब खुद जोरदार आवाज के साथ खुल गया। बाहर के तूफान में घर के अंदर की धूल को एक चक्रवात की तरह घुमा दिया। समीर ने मौका देखा और बिना सोचे समझे सोमेश के बगल से बाहर की ओर भागा। मुझे भागना होगा, यहां से दूर, गांव की तरफ। अगर मैं उस कुएं के पास पहुंच गया तो शायद गांव वाले मुझे देख लें। समीर बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भाग रहा था। पीछे से उसे सोमेश की डरावनी हंसी और उस बूढ़ी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो पगडंडी अब किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। समीर जितनी तेज भागता, उसे ऐसा लगता कि वो वापस उसी पुराने घर के सामने आ गया है। तभी भागते भागते वो उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे। कुआं गहरा और काला था और उसके चारों ओर वही पुराने बिजली के तार लिपटे हुए थे। समीर रुक गया। कुएं के अंदर से पानी नहीं बल्कि काले धुएं जैसा कुछ उबल रहा था। समीर, रुको मत,
हमारे पास आओ, यहाँ बहुत शांति है, यहाँ कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं। कुएं से आती उन शैतानी आवाज़ों ने समीर के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसका शरीर सुन पड़ गया था और कुएं से निकलता काला धुआं जैसे उसके पैरों से लिपटकर उसे अपनी ओर खींच रहा था। शांति। हाँ, मुझे बस थोड़ी देर सोना है। मैं बहुत थक गया हूँ। कोई आवाज नहीं, कोई अंधेरा नहीं। पीछे खड़े सोमेश और उसकी मां के चेहरों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। समीर ने अपनी आंखें बंद की और एक कदम आगे बढ़ा दिया। पलक झपकते ही वो उस अथाह और अंधेरे कुएं में समा गया। एक भारी छपाक की आवाज गूंजी और फिर सब शांत हो गया। बाहर खंबे पर कड़कती नीली बिजली अचानक बुझ गई। अगली सुबह नीमखेड़ा गांव में सूरज तो निकला, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। रात का तूफान थम चुका था। गांव वालों को पता चल चुका था कि शहर से आया इंजीनियर रात भर अपने कमरे में नहीं था। उसका दरवाजा खुला पड़ा था। अनहोनी की आशंका से रामू काका और गांव के कुछ लोग डरते डरते उस पुरानी पगडंडी की तरफ गए। हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। कुएं के पास पहुंचते ही उनके कदम ठिठक गए। वहां जमीन पर कीचड़ में सनी हुई समीर की चप्पलें और प्राथमिक उपचार की किट पड़ी थी। कुएं के अंदर से एक अजीब सी सड़ांध आ रही थी। मैंने कहा था, मैंने उस लड़के को समझाया था कि वो मौत का दरवाजा है। इस कुएं ने, इस गांव के अंधेरे ने एक और बलि ले ली। कुछ ही घंटों में ये मनहूस खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे नीमखेड़ा गांव में फैल गई। शहर से आया वो होनहार नौजवान जो गांव को रोशन करने का दावा कर रहा था, खुद हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। उस दिन के बाद नीमखेड़ा गांव में किसी ने भी शाम ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। और गांव वाले कहते हैं कि अब उस सुनसान पगडंडी पर 2 नहीं बल्कि 3 परछाइयां घूमती हैं, एक नए शिकार की तलाश में। एक और शिकार।